गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था विजुअलाइजिंग ऑफ द नेशन, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी और अपने अंदर अपने कंट्री से इफेक्शंस क्रिएट करने के लिए 19th सेंचुरी में अपने नेशंस को एलेगरी के ज़रिए शो किया जाने लगा और डिफरेंट क्या कहते हैं सिंबल्स को यूज़ किए जाने लगे। उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। नेशनलिज्म के बारे में ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा और देखा कि नेशनलिज्म होता क्या है। नेशनलिज्म इन शॉर्ट हमारे अंदर की अपने कल्चर्स को लेकर, हमारे नेशंस को लेकर हमारे अंदर जो इफेक्शंस हैं, हमारे अंदर जो लव है, वो हमारा नेशनलिज्म है। इससे ठीक अपोजिट इम्पेरियलिज्म है। इम्पेरियलिज्म उसे कहते हैं जब अपने डिप्लोमेसी के ज़रिए या मिलिट्री पावर्स के ज़रिए किसी दूसरे क्षेत्र पर, दूसरे एरिया पर हम डोमिनेंसी इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो वो इम्पेरियलिज्म कहलाता है। यानी अगर हम कहें कि एक्सटेंड पावर विद द यूज़ ऑफ मिलिट्री इन ए पार्टिकुलर रीजन, यानी हम अपने सैन्य शक्ति का इस्तेमाल कर किसी खास क्षेत्र के ऊपर हम कब्जा कर लेते हैं, अपने शक्ति का विस्तार कर लेते हैं, तो वो इम्पेरियलिज्म, वो साम्राज्यवाद कहलाता है। 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर के अंदर बहुत सारी चेंजेस आए। उसके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग के अंदर भी चेंजेस आए। जो आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट था वो अब पहले जैसा नहीं रहा। जैसा हम 18th सेंचुरी के अंदर देखते हैं या 19th सेंचुरी के फर्स्ट फेज़ में हम लोग देखते हैं कि जिस नेशनलिज्म की वजह से बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंट्री, बहुत सारे नेशन स्टेट यूरोप के अंदर इस्टेब्लिश्ड होते हैं, वैसा नेचर्स जो है अब बिल्कुल नहीं रहा। 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर के अंदर जो नेशनलिज्म था वो लिमिटेड एंड्स यानी सीमित लक्ष्य वाला और नैरो प्रिंसिपल, नैरो क्रीड, संकीर्ण सिद्धांत वाली चीज़ें बनकर रह गई थी। यूरोप के जो कंट्री थे, जो नेशन स्टेट के तौर पर या एक पावर के तौर पर उभरे, अब उन्होंने इस सेंटीमेंट यानी नेशनलिज्म सेंटीमेंट जो उनके अपने पीपल, अपने जनता का था, उसका इस्तेमाल अपने पावर को एक्सटेंड करने में यानी इम्पेरियलिज्म में यूज़ करना शुरू किया। और इसका जो जब इम्पेरियलिज्म पावर क्रिएट हुई तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल बना, या कह सकते हैं इसको लेकर एक तरह से कन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हुई और ये कन्फ्लिक्ट का एरिया बना यूरोप के अंदर था बाल्कन रीजन। 1871 के बाद बाल्कन एरिया के अंदर नेशनलिज्म, जो रोमांटिक नेशनलिज्म थी, वो फैलने लगी थी। बाल्कन एरिया मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर का एरिया है जो यूरोप और एशिया दोनों के बॉर्डर पर है और इसी मेडिटेरियन सी के किनारे बहुत सारे कंट्री हैं। रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवानिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो जैसे देश हैं जो कि डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल यानी अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के और डिफरेंट इथिक यानी अलग अलग जो है जातीय समूह के हैं। लेकिन इन सारे जितनी कंट्री का मैंने नाम गिनाया जो प्रेजेंट डे में एग्जिस्ट करते हैं, उनको कंबाइंडली जो है वो स्लाव कहा जाता था। तो इस पूरे एरिया को जो है स्लाव कहा जाता था, जबकि इनकी डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल एरियाज थे, रीजन थे और डिस्टिंक्ट डिफरेंट एथिक्स ग्रुप थे। और इस एरिया पर उस टाइम में ओटोमन एम्पायर का रूल हुआ करता था, जिसके बारे में हम लोग पीछे भी पढ़े कि किस तरह से यूनान 1832 में
इंडिपेंडेंट हुआ था ओटोमान एम्पायर से। तो इस एरिया के ऊपर ओटोमान एम्पायर का रूल था। जब इन कंट्रीज़ में रोमांटिक नेशनलिज्म बढ़ने लगी और उसकी वजह से ओटोमान एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन यानी उसका टूटना, उसका जो है क्षय होना स्टार्ट हुआ, तो ये एरिया बाल्कन एरिया एक विस्फोटक स्थिति में, एक एक्सप्लोसिव कंडीशंस में आ गया। हालांकि 19th सेंचुरी के लास्ट में या 20th सेंचुरी के शुरू में ओटोमान एम्पायर ने अपने आप को मॉडर्नाइज करने की कोशिश किया था और लेकिन इसमें उसे बहुत कामयाबी मिली, बहुत कम कामयाबी मिली, यानी वो सक्सेस नहीं हो सका था। और जैसे जैसे ओटोमान एम्पायर कमज़ोर होता गया, ये सारे देशों में नेशनलिज्म की स्पिरिट बढ़ती चली गई और ये लोग जो है इंडिपेंडेंट एक एक कर होते चले गए ओटोमान एम्पायर से। ये लोग अपने नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए हिस्ट्री का सहारा लिया, हिस्ट्री का सपोर्ट लिया और उसके ज़रिए इस बात को प्रूव करने की कोशिश की कि ये जितने भी कंट्री हैं वो सब कभी न कभी एक इंडिपेंडेंट कंट्री थे। लेकिन ओटोमान एम्पायर ने या विदेशी शासकों ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया, इसलिए वो अब क्या कहते हैं फ्री होना चाहते हैं और इसी को लेकर नेशनलिज्म की फीलिंग जैसे जैसे बढ़ी, ये ओटोमान एम्पायर से फ्री होते चले गए। लेकिन 1871 के बाद एक अलग ही कंडीशंस उभरा। वो कंडीशन ये था कि ये जितने सारे कंट्री इंडिपेंडेंट हुए वो आपस में एक दूसरे से जीलियस फील करते थे, एक दूसरे से जलन महसूस करते थे और ये कोशिश में रहते थे कि जितना हो सके वो मैक्सिमम एरिया उनके कब्जे में हो, यानी उनका जो कंट्री हो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो और जो पड़ोसी कंट्री है जो कभी एक ही छत के नीचे रहा करते थे उनको जो है कम मिले। तो ये इम्पेरियलिज्म के ज़रिए जो है वो अपने एरिया को एक्सटेंड करना चाहते थे, अपने एरिया को बढ़ाना चाहते थे। लेकिन जब इन लोगों के आपस में ही कन्फ्लिक्ट हो रहे थे और ओटोमान एम्पायर कमज़ोर हो चला, तो जो उस टाइम में यूरोप के अंदर पावरफुल थे उनके अंदर इन एरिया के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने, अपना डोमिनेट करने के लिए वो लोग भी व्याकुल हो चले। यानी एक बीमार, एक अनार और 100 बीमार वाली हालत हो गई। और इसमें 4 पावर मेन थे, एक इंग्लैंड, दूसरा रशिया, तीसरा फ्रांस और चौथा जर्मनी। ये 4 पावर ऐसे थे जो अब इस बाल्कन एरिया के अंदर जितने भी कंट्री थे उनके अंदर जो आपसी फूट थी वो जो है अब उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे। इसलिए ये चारों कंट्री ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग एम्पायर, रसिया, फ्रांस और क्या कहते हैं ब्रिटेन इस एरिया में इंटरेस्ट लेने लगे ताकि इस एरिया में वो अपने प्रभाव को, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सके और अपनी कॉलोनी जो है वो इस्टेब्लिश कर सके। और जिसका नतीजा ये हुआ कि इस एरिया में कई वार हुए जिसको हम लोग बाल्कन वार बाल्कन वार यानी बाल्कन युद्ध के नाम से जानते हैं। और आखिर में आकर जो है 1940 में हम लोग जानते हैं कि इसी बाल्कन एरिया को लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वार क्रिएट हुआ। हम लोग जानते हैं कि किस तरह से बोस्निया की राजधानी सराजेवो में एक ड्यूक का जब मर्डर हो जाता है जिसका नाम रहता है आर्कडिक फ्रांसिस फर्डिनेंड, और इसी के मसले को लेकर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार छिड़ जाता है। तो इस एरिया के अंदर की वजह से कई युद्ध होते हैं और आखिर में 1914 में ये वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वर्ल्ड वार के दौरान या उसके बाद जो है जो जितने सुपर पावर थे, चाहे ब्रिटेन हो,
ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग एम्पायर हो या रशिया हो, इन लोगों ने इस दौरान 19वीं सेंचुरी में जितने कंट्री पर कब्जा किए थे, चाहे एशिया के कंट्री हो चाहे अफ्रीका के कंट्री हो, उन सब देशों के अंदर इस एम्पेरियलिज्म के अगेंस्ट में, इस कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में स्पिरिट जागने लगी और वो अपना नेशनलिस्ट मूवमेंट चलाने लगे। बहुत सारे कंट्री फ्री भी हुए और बहुत सारे कंट्री के अंदर मूवमेंट चलते रहे। जैसे इंडिया के अंदर भी आप देखते हैं कि किस तरह से नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा होता है। लेकिन यहाँ जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था, यहाँ जो नेशनलिज्म था वो इम्पेरियलिज्म के अगेंस्ट में क्रिएट हुआ था और ये यूरोप के नेशनलिज्म से बिल्कुल अलग था। हम लोग देखते हैं यूरोप के अंदर अपने ही राजा के अगेंस्ट में, उसके एक्सप्लॉयटेशंस के अगेंस्ट में, उसके ऑपरेशंस के अगेंस्ट में नेशनलिज्म क्रिएट होता है और वहाँ जो नेशनलिज्म है वो एक इथिक ग्रुप को एक साथ लाने को लेकर नेशनलिज्म क्रिएट होता है। लेकिन जितने भी इम्पेरियल थे, जितने भी उपनिवेश थे, वहाँ जो है नेशनलिज्म का नेचर अलग रहता है। वहाँ नेशनलिज्म जो है वो इम्पेरियल पावर के अगेंस्ट में वहाँ क्रिएट होता है। तो इस तरह से यूरोप से डिफरेंट यहाँ की नेशनलिज्म रहती है, क्योंकि यहाँ का जो नेशनलिज्म का नेचर रहता है वो अलग अलग एरिया में एक स्पेशल फीचर्स लिए होता है। कहीं का नेशनलिज्म जो है, जैसे इंडिया का नेशनलिज्म जो था वो ऐसा था कि उनका सिर्फ एक मकसद था कि अपने कंट्री को फ्री करना है और अंग्रेज़ों को, ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना है। लेकिन वहीं दूसरे बहुत सारे ऐसे कंट्री थे, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे वियतनाम, वहाँ भी इम्पेरियलिज्म के अगेंस्ट में नेशनलिज्म क्रिएट हुआ। लेकिन वहाँ भी जब अपने शासकों ने उन पर एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू किया तो ये इसी नेशनलिज्म के स्पिरिट से उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की गई, या अमेरिका ने जो वहाँ इंटरफेयर किया तो नेशनलिज्म के स्पिरिट से ही जो है अमेरिका को वो लोग हराए। तो हर एरिया का अपना अपना नेशनलिज्म का स्पिरिट था जो एक दूसरे से डिफर था, लेकिन सब नेशनलिज्म का एक ही गोल था, एक ही लक्ष्य था कि वो अपने यहाँ से इम्पेरियल पावर को ख़त्म करे और खुद एक नेशन स्टेट में क्रिएट हो, खुद एक क्या कहते हैं एक फ्री स्टेट में जो है फ्री स्टेट के तौर पर अपने को इस्टेब्लिश कर सके, यानी वो अपनी आज़ादी हासिल कर सके। लेकिन नेशनलिज्म के मामले में चाहे यूरोप और एशिया या अफ्रीका के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है, लेकिन एक चीज़ यूनिवर्सल थी, एक चीज़ सबों में कॉमन थी और वो ये थे कि खुद को एक नेशन स्टेट के तौर पर, खुद को एक राष्ट्रीय राज्य के तौर पर स्थापित करना, इस्टेब्लिश करना इस नेशनलिज्म का लक्ष्य था। तो इस तरह से नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म के अंदर हम लोग देखते हैं कि नेशनलिज्म का नेचर जैसे जैसे नेशन स्टेट क्रिएट होता है उसका नेचर बदलता जाता है और एक टाइम में नेशनलिज्म का यूज़ जो है इम्पेरियलिज्म के लिए भी होने लगता है। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इसी इम्पेरियलिज्म के अगेंस्ट में नेशनलिज्म की स्पिरिट के ज़रिए इम्पेरियलिज्म का अगेंस्ट किया जाने लगता है। तो इस तरह से जो ये चैप्टर्स था नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके साथ ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और फिर जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।